वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट गोल्गी बॉडी एंड इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी is a membrane bound organelle found in all eukaryotic cell। अब देखिए गोल्गी बॉडी जो है वह एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल में ही आपको देखने को मिलेगा। गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और इस मेम्ब्रेन में तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी में तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। और सेल के अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रहता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में प्रेजेंट रहेगा, राइट है। तो इसमें वन ऑफ द पार्ट है गोल्गी बॉडी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है और वो सारे वेसिकल्स आते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। और वी कैन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मेजर पार्ट बनाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी बॉडी से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ गोल्गी बॉडी, द गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। और कैमिलो गोल्गी ने इस स्ट्रक्चर को गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये नाम दिया। अब बात करते हैं कि ऑकरेंस कैसा है गोल्गी बॉडी का। तो ये तो बात आसान है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगी गोल्गी बॉडी, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके अंदर गोल्गी बॉडी एब्सेंट रहती है, जैसे कि मैच्योर स्पर्म, रेड ब्लड सेल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ऐसे तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स और सेल्स हैं, तीन तरीके के ऐसे सेल्स हैं जिनमें गोल्गी बॉडी एब्सेंट रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगी। अब अगर शेप की बात करो तो गोल्गी बॉडी का शेप सेल टू सेल वेरी होता है, लेकिन एक कॉमन शेप को हम कंसिडर करके आगे बढ़ने वाले हैं। इस डायग्राम में आपको सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये एक 3D डायग्राम है। फिर उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, राइट, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा होगा, राइट, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपको गोल्गी बॉडी भी दिख रही होगी। अब इस डायग्राम को और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में कनेक्शन क्या है। आप देख सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, और इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियस की तरफ एक फेस है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस है एक, और दूसरा फेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से mRNA जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ये वेसिकल्स के फॉर्म में बाद में ट्रांसपोर्ट होने वाला है, और इस वेसिकल को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहेंगे। वह ट्रांसपोर्ट वेसिकल जा रहा है गोल्गी बॉडी की तरफ। अब जैसे ही यह ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्गी बॉडी की तरफ गया, तो आप देख सकते हैं कि गोल्गी बॉडी के इस फेस से इस फेस की तरफ यह ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर का मटेरियल अब मूव होगा, और मूव होते होते एट द एंड यह ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर का जो मटेरियल है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके ये वो मटेरियल है जो अब सेल के बाहर जा चुका है। इसका मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में
चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ इस डायरेक्शन में ही नहीं होता, यह ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम नॉर्मली सिक्रीटरी पाथवे कहते हैं। Secretory pathway is the pathway of secretion of substances, and that secretory pathway will include endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर बाद में गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से फिर बाद में टारगेट साइट की तरफ वह वेसिकल भेजा जाएगा। फिर टारगेट साइट कोई ऑर्गेनेली रह सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रह सकती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी चीजों को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये है कनेक्शन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। क्लियर हो गया यहां तक? देन now talking about the ultrastructure of Golgi body. So the electron microscopy of Golgi body shows that Golgi body is a disc shaped structure. कैसा स्ट्रक्चर है ये? डिस्क शेप स्ट्रक्चर। और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे थे, उसी तरह गोल्गी बॉडी में भी 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। तो सिस्टर्नी को तो हम पहचानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हमने सिस्टर्नी को देखा था। एज यू कैन सी हियर, these are the cisternae, right? These structures are nothing but cisternae, right? ये सब स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टर्नी। ऑल these structures are cisternae। और इस सिस्टर्नी के जो एंड्स है, उन एंड्स से आपको छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हुए दिख रहे होंगे, राइट? जो कि हम कंसिडर करते हैं कि गोल्गी बॉडी की तरफ जा रहे हैं, राइट? गोल्गी बॉडी की तरफ जा रहे हैं ये वेसिकल्स, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी कह सकते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लार्ज साइज के वेसिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम कहेंगे वैक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट से बना है गोल्गी बॉडी। यहां तक क्लियर हो गया? देन अब आगे पहले हम बात करते हैं सिस्टर्नी के बारे में। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, उसी तरह एक्सप्लेनेशन होगा इसका, दैट सिस्टर्नी आर लॉन्ग, flattened and usually branched tubes piled up on each other and are arranged parallelly। तो एक दूसरे को पैरेलली अरेंज रहते हैं कुछ ऐसे, और एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप रहते हैं, रखे हुए रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब बात ऐसी है कि 2 सिस्टर्नी के बीच में यहाँ पर एक स्पेस रहता है, जिसको हम इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहेंगे, एंड दिस इंटरसिस्टर्नल स्पेस इज फिल्ड विथ फ्लूइड। सो आप यहाँ पर ऐसे नाम दे सकते हो, इंटर सिस्टर्नल स्पेस। बिटवीन द सिस्टर्नी जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस एंड इट विल बी फिल्ड विथ फ्लूइड्स। नाउ while talking about the structure of Golgi body has polarity। गोल्गी बॉडी के पास क्या है? पोलैरिटी है, मतलब कि उसका एक फेस अलग दिखता है और दूसरा फेस अलग दिखता है, ठीक है। अब सपोज यहां पर हम बात कर रहे हैं, सपोज इस साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, ओके, दिस साइड
is suppose nucleus side, or we can say that this side is nucleus. ठीक है, यहां पर मैं न्यूक्लियस निकाल देता हूं. राइट, दिस साइड इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस रहता है गोल्गी बॉडी का, दैट फेस विल बी कॉल्ड एज सिस फेस. ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस फेस. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सपोज इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस फेस. दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस फेस. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की तरफ जो फेस रहेगा उसको हम सिस फेस कहेंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस रहेगा उसको हम ट्रांस फेस कहेंगे. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये फेस कौन सा हो जाएगा, सिस फेस, राइट, और ये वाला फेस हो जाएगा ट्रांस फेस. दैट विल बी ट्रांस फेस. अब देख सकते हैं न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में है, तो न्यूक्लियस की तरफ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो फेस रहेगा दैट विल बी सिस फेस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा दैट विल बी ट्रांस फेस. तो बेसिकली चीजें न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी बॉडी की तरफ जाएगी. फिर गोल्गी बॉडी के पास जो वेसिकल्स हैं वो ऐसे फ्यूज हो जाएंगे जाके, और फिर बाद में गोल्गी बॉडी के अंदर से वो सारा मटेरियल क्या होगा, मूव होगा, और फिर बाद में आगे जाकर सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा. ठीक है, अब देखो जो ट्रांस फेस है जिसको हम मैच्योरिंग फेस कहेंगे या कॉनकेव फेस कहेंगे, यहां से लार्ज सिक्रेटरी वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स कहेंगे. लार्ज सिक्रेटरी वेसिकल्स मतलब कि बड़े वेसिकल्स, राइट, और इन वेसिकल्स में बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स और अदर चीजें रह सकती. अगर वैक्यूल्स और वेसिकल्स के बीच में का डिफरेंस हम देखें तो वेसिकल्स ये काफी छोटी चीज, ठीक है, और वैक्यूल्स जो है वह काफी बड़ी चीज. ओके, देन अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है ट्यूब्यूल्स. तो आप देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल पार्ट है गोल्गी बॉडी का, पेरिफेरल पार्ट दैट मींस ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट रहेगा वह गोल्गी बॉडी का पेरिफेरल पार्ट रहेगा जो आउटर साइड में प्रेजेंट है. दिस पेरिफेरल पार्ट will form a flat network of tubules that will be called as flat network of cisternae that will be called as tubules. और इन ट्यूब्यूल्स के जो एंड्स रहेंगे, ये एक सपोज ट्यूब्यूल है, राइट, दिस इज ट्यूब्यूल, so the ends of this tubule is forming vesicle. ट्यूब्यूल के एंड से क्या निकल रहे हैं, वहां से वेसिकल्स निकल रहे हैं. So vesicles are the small drop like sacs which remain attached to tubule at the periphery of cistern. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अटैच्ड है ट्यूब्यूल के साथ, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वेसिकल्स आगे जाकर बर्ड ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, वो बर्ड ऑफ भी होते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज वी कैन से sorry, now the vesicles can may be of two types, that is smooth vesicles and coated vesicles. ऐसे कुछ वेसिकल्स रह सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, उनको हम कहेंगे स्मूथ वेसिकल्स. और ऐसे वेसिकल्स भी रह सकते हैं जिनके ऊपर कोटिंग है. कोटिंग इन द सेंस कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं यहाँ पर जो कि इनके
ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, सराउंडिंग में, इस वेसिकल के ऊपर, और उसको सराउंड करेंगे, जैसे कि क्लैथरीन। क्लैथरीन नाम का प्रोटीन रहेगा जो इस वेसिकल को सराउंड करेगा। तो इन शॉर्ट, कोटेड अनकोटेड वेसिकल्स, ऐसे दो तरीके के वेसिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं गोल्गी बॉडी से। स्मूथ वेसिकल्स, these are present on the lateral sides on the maturing face of Golgi, मतलब कि ट्रांस फेस की तरफ प्रेजेंट रहते हैं स्मूथ वेसिकल्स, और उनके पास जो सरफेस है वह स्मूथ रहेगा, मतलब कि किसी प्रकार की कोटिंग नहीं रहेगी। और ऐसे जो वेसिकल्स हैं वो आगे जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, और उनके अंदर का कंटेंट वह सेल के बाहर सिक्रीट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वेसिकल्स लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अगेन एक ऑर्गेनेली है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक ऑर्गेनेली से दूसरा ऑर्गेनेली बन रहा है, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम बन रहा है, राइट। ये थी बात स्मूथ वेसिकल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोटेड वेसिकल्स। So basically these are present on the forming face of Golgi, that is cis face of Golgi। और ये कहां से अराइज होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होते हैं और गोल्गी बॉडी के साथ बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि पिछले डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कोटेड वेसिकल है जिसके ऊपर कोटिंग रहती है, ठीक है। सो दिस वेसिकल इज गोइंग टू बाइंड विथ गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी के सिस फेस के ऊपर वह बाइंड हो रहा है, राइट। देन द थर्ड पार्ट आर लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स मतलब कि बड़े बड़े वेसिकल्स। सो दीज आर स्पेशियस राउंड सैक्स फाउंड एट द एज ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जहां पर एंड होता है वहां पर ये प्रेजेंट रहेंगे, एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपांशन ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक्सपांड होती है जिसकी वजह से लार्ज वेसिकल्स बन जाएंगे। तो ऐसे तीन पार्ट से बना है गोल्गी बॉडी। नंबर 1 इज सिस्टर्नी, नंबर 2 इज वेसिकल्स जिसमें कोटेड और अनकोटेड वेसिकल्स आते हैं, और थर्ड आएगा वैक्यूल्स, राइट। क्लियर? देन talking about the functions of Golgi body, the most important function of Golgi body that it is involved in secretion। तो सिक्रीशन मतलब कि वह सिक्रेटरी पाथवे में काम करेगा। तो सिक्रेटरी पाथवे कहां से शुरू होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद गोल्गी बॉडी, फिर सिक्रेटरी वेसिकल्स बनेगा, सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होगा, और फिर वेसिकल के अंदर का जो कंपोजिशन है वो सेल के बाहर छोड़ दिया जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। अनदर फंक्शन इज कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसी ऑर्गेनेली की तरफ भेजने जाने वाले हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल के बाहर भेजने जाने वाले हैं, उनको हम सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और प्रोटीन प्रोड्यूस करने के बाद वे प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रेजेंट रहेंगे, और ल्यूमेन में एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि वाटर मिक्स होगा उन प्रोटीन के साथ। लेकिन जब वेसिकल्स के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी की तरफ उन प्रोटीन को भेजा जाएगा, तो गोल्गी बॉडी में जाने के बाद उन प्रोटीन से वाटर निकाला जाएगा, या उन प्रोटीन जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वाटर जो प्रेजेंट है उसको निकाला जाएगा, जिसकी वजह से अब वह प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन प्रोड्यूस हुए, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल थे प्रेजेंट,
तो ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था, लेकिन गोल्गी बॉडी क्या कर लेता है, उसमें से वाटर रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से अब वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, राइट। देन द थर्ड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो अभी अभी हमने देखा है कि जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं वो गोल्गी बॉडी से निकलते हैं और लाइसोसोम को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज अगेन एन ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। देखो, गोल्गी बॉडी जो है वह स्पर्म के अंदर एक्रोसोम को प्रोड्यूस करती है, और यहां पर आप डायग्राम में एक्रोसोम देख सकते हो। दिस कंप्लीट एरिया इज नथिंग बट एक्रोसोम, जो स्पर्म के हेड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। दिस कंप्लीट एरिया इज नथिंग बट acrosome. So this acrosome has digestive enzymes which digests external layers of egg cell. हमें पता है कि एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज होता है, राइट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो एग की जो लेयर्स प्रेजेंट रहती है उसको डाइजेस्ट कराने का काम कौन करेगा, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। तो एक्रोसोम एक्चुअली रप्चर होता है, जिसकी वजह से एक्रोसोम के अंदर का जितना भी मटेरियल है वह एग के ऊपर फैल जाता है, और एग की जो लेयर्स है वह डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अब स्पर्म और आसानी से एग के अंदर जा सकता है, राइट। देन अनदर फंक्शन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। गोल्गी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि जो मोर देन वन शुगर रेसिड्यू से प्रोड्यूस होते हैं, और इनके लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द गोल्गी बॉडी। देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था तब वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड देखे थे। So glycoprotein, basically these are the proteins which are having sugar residue on them. तो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू ऐड किए जाते हैं। गोल्गी बॉडी के अंदर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस कैटेलाइज करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस फॉस्फोलिपिड से बनती है उनका सिंथेसिस गोल्गी बॉडी करेगा। ग्लाइकोलिपिड स्पिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली दिस आर द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और स्पिंगोमाइलिन जो है वो न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। और एट द एंड जो फंक्शन रहेगा गोल्गी बॉडी का वो है न्यूरोसिक्रीशन, मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस किए जाते हैं और सिक्रीट किए जाते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कौन सा है, गोल्गी बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी।